चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। ईएलपी नंबर 3 निकाल लीजिए, बुकलेट निकाल लें। ईएलपी नंबर 3 जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। इसमें जो सबसे अच्छा सवाल है वो है दूसरा। पहला हो गया क्या? पहला कह रहा है लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिया। अच्छा, दोनों को डबल करेंगे तो क्या स्ट्रेचिंग आया है क्या? कहीं भी स्ट्रेचिंग? अगर स्ट्रेचिंग नहीं आया तो अपन को क्या लगाना है? जनरल फॉर्मूला। देखिए, लेंथ एंड रेडियस बोथ डबल्ड, तो लंबाई तो हो गई 2l और रेडियस हो गया 2r। फॉर्मूला हम जानते हैं, r बराबर होता है रो एल बाई ए। एरिया को खोल दिया किससे? पाई आर स्क्वायर से। ये तो पहले था। अब बाद में लंबाई की जगह लिख दिया 2l और r की जगह रख दिया 2r। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा r बाय 2। मतलब रेजिस्टेंस पहले की तुलना में कितना हो गया? हाफ। रेजिस्टेंस हाफ हो गया, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। तो सवाल बढ़िया है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सवाल नंबर 1। दूसरा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। दूसरा थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए अच्छे से देखिए। वो कह रहा है आपके पास एक वायर है, ये वायर है आपके पास एक, और माना इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसकी लंबाई है L। ठीक है, अब आपने इसको स्ट्रेच किया, पर आप ध्यान से पढ़िए, आधे को ही स्ट्रेच किया है। ये इसका आधा पार्ट, आधा मतलब इसकी लंबाई 0.5L, इसकी लंबाई भी 0.5L। आधा है तो इसका रेजिस्टेंस R बाय 2, इसका भी R बाय 2। वो कह रहा है आधे को ही स्ट्रेच किया, इसका मतलब ये वाला पार्ट को कुछ भी नहीं किया, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा। देखिए, इसकी लंबाई वैसी की वैसी ही रही 0.5। इसको स्ट्रेच किया और इस तरह से किया कि टोटल लंबाई कितनी हो गई? 2l। सोचिए, ये 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। पहले तो इसी बात को समझिए कि हुआ क्या। एक तो तरीका होता कि पूरे वायर को खींच के वो दुगना कर देता। ध्यान से पढ़िए, वो कह रहा है मैंने आधे को ही खींचा। आधे को ही खींचा, इसका मतलब ये मैंने आधा पार्ट किया, इस आधे को तो उसने छेड़ा ही नहीं, केवल इस आधे को क्या कर दिया? खींच दिया। और खींचते खींचते कुल लंबाई कितनी कर दी? 2l। तो जरा सोचिए ये कितना है, तो ये कितना? क्या ये समझ में आ रहा है क्या? पहले आप ये देख लो अच्छे से। कुल लंबाई 2l हो चुकी है, ठीक है। आधे को ही खींचा तो आधा तो 0.5 ही रखा, बाकी आधे को, सर बाकी आधा 1.5 हो गया, ये कैसे चमका आपके? क्योंकि टोटल कितना करना है? 2l। अब है यहां पर मजे की बात, इसमें कोई छेड़छाड़, इसके रेजिस्टेंस में भी कोई छेड़छाड़। ये कितना गुना हो गया? 0.5 का 1.5, 3 गुना। 3 गुना। और स्ट्रेचिंग है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। लंबाई 3 गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना, तो R बाय 2 नहीं, 9R बाय 2। देखो, ये लंबाई 3 गुना, सर 3 गुना का 2l है ना भाई, 2l तो पूरे की देख रहा है, तू सिर्फ इस वाले की देख।
जिसको खींचा है, ठीक है सर इसी को देखता हूं, ये खींचा तो 0.5 का हो गया 1.5, लंबाई 3 गुना, लंबाई 3 गुना तो रेजिस्टेंस 9 गुना, पहले R/2 बाद में 9R/2। अब बताइए कुल रेजिस्टेंस 9R/2 प्लस R/2, 4.5R प्लस 0.5R। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। जनरली बच्चा 4R कर देता है जबकि आंसर 5R है। पूरे वायर को नहीं खींचा है, उसने आधा ही वायर खींचा है, आधे वायर को वैसा ही रखा है, तो ये वाला वायर वैसा ही रहेगा। इसको 3 गुना कर दिया, 3 गुना। 3 गुना कैसे हो गया आशीष सर? पहले था 0.5L, अब कितना हो गया 1.5L। अगर लंबाई 3 गुना हो गई है तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना, इसलिए सवाल खास है। स्टार लगा के रखिए, रिवीजन करने का सवाल है, ऑल इंडिया लेवल पे ऑलरेडी पहले आ चुका है एक बार। तीसरा हुआ क्या? तीसरा, अब देखो तीसरे में कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं कैसे अप्रोच लगाता हूं तीसरे में। देखो क्या क्या शब्द आपको भी चमकने चाहिए, अप्रोच डेवलप करिए। पहला शब्द चमकना चाहिए स्ट्रेच, ये देखो हाईलाइट किया। स्ट्रेच के बाद लंबाई, और तीसरी बात 5% से कम, ये देखो फिर लिखा, फिर लिखा। ये अप्रोच पकड़िए, रोज देखेंगे, काम करने का तरीका सीखेंगे, धीरे धीरे तरीका आ भी जाएगा। अगर सोच रखेंगे कि हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, ऐसी सोच रखेंगे तो आ भी जाएगा। देखिए कैसे दिमाग सोचता है, दिमाग को क्या दिखाना है? स्ट्रेच, लंबाई 5% से, सीधा फॉर्मूला R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ऐसे दिमाग को स्टेप बाय स्टेप सोचने की कोशिश करवाइए। मेहनत करेंगे, पेपर में सवाल देखते ही क्लिक करेगा, ये लगाना है, सीधा क्लिक करेगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, 5% से कम है, 2 कहां जाएगा? आगे। डेल्टा L बाई L कितना दे रखा है? 0.5, 0.5 का डबल करेंगे 1%। चौथा, पांचवा, छठा, हाँ छठे में छठा कह रहा है कि भैया रजिस्टिविटी टेम्परेचर कैसे बढ़ती है। सबसे मजे की बात है, ये जो N है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आप और मैं बदल नहीं सकते, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो कंडक्टर के लिए ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो किसी एक कॉपर के लिए बात हो रही है, तो कॉपर के लिए N क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। M भी कांस्टेंट रहेगा। M कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बदल नहीं सकता। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉलिजन की संख्या बढ़ती है, कॉलिजन की संख्या बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। N नहीं बदलेगा, N इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N नहीं बदलेगा। एनसीईआरटी में 5 लाइनें लिखी हुई हैं, उस पर मैंने ये सवाल बनाया है। N नहीं बदलेगा, M भी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा सवाल है छठा। हाँ हाँ जी, नहीं 99.9 से भी हो जाएगा, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन कठिन हो जाती है। जब 5% से कम होता है ना, तो हम सीधा क्या लगा देते हैं? ये कैलकुलस मेथड लगा देते हैं। आप 100 मानोगे फिर 99.9 मानोगे तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी। और अगर 5% से कम है तो सबसे फास्ट तरीका ये होता है करने का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 7 हुआ क्या? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉपर का ग्राफ हमें सीधा याद होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो, एक बार देख लो, सुबह सुबह याद रहेगा।
कॉपर का ग्राफ, कॉपर का पहला या दूसरा, दूसरा कॉपर ग्राफ आएगा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, ध्यान रखिए। अब 1 to 7 देखें, सारे हो गए क्या? 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 8, 8 हुआ क्या? 8 देख लो, 8 0 डिग्री आ गया। अगर प्रश्न में 0 डिग्री आ गया तो वही मेरा क्या है? टी नॉट। 0 डिग्री मतलब टी नॉट है। इस पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना है? आर नॉट। 50 डिग्री पर कितना? 5, एक इक्वेशन बना ली। 100 डिग्री पे कितना? 6, एक इक्वेशन और बना ली। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, क्या निकल के आ गया? अल्फा। अब हमें आर नॉट फाइंड करना है। इस अल्फा की वैल्यू को उठा के मैंने किस में डाल दिया? इक्वेशन नंबर ए में। सॉल्व कर लिया, आर नॉट कितना आ गया? 4 ओम। देख लीजिए 8th, 9th बढ़िया सवाल है। 9th में आप क्यों परेशान हो गए? आपको चाहिए था रेजिस्टेंस, भाई ने दे दिया वोल्टेज और करंट। 9th एनसीईआरटी का सवाल है, लिख लो, एनसीईआरटी सिमिलर प्रोफाइल। हाँ जी, एक ही इक्वेशन मतलब? हाँ हाँ, सिर्फ अल्फा निकालना है। तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, आर नॉट भी अननोन है और अल्फा भी अननोन है। समझा नहीं, वापिस बोलिए धीरे धीरे। हाँ हाँ, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, और आर नॉट नहीं, अपने मन से थोड़ा ले सकते हैं, अपने मन की चलती कहाँ है? वही तो, क्योंकि टी नॉट क्या है? टी नॉट इज अ रेफरेंस, या तो 0 डिग्री होगा या 27 डिग्री होगा। 50 या 100 तो कभी टी नॉट होता ही नहीं है। आप क्या चाह रहे हो कि ना सर मैं एक ले लूं 6 और एक ले लूं 5, यही कह रहे हो ना आप? और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 50। यहां गलती कर दी ना आपने। डेल्टा टी होता है टी माइनस टी नॉट, एंड टी नॉट इज व्हाट? रेफरेंस। या तो प्रश्न में 0 डिग्री होगा या 27 डिग्री होगा, कभी भी 100 या 50 को रेफरेंस, ये गड़बड़ है। चलिए साहब, अब आइए सवाल नंबर 9। 9 को स्टार लगा लीजिए, एनसीईआरटी प्रोफाइल है। सेम आपको प्रश्न एनसीईआरटी में भी मिलेगा, वहीं से लिया गया है, बस मैंने थोड़ा डेटा को आसान बना दिया है ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मजे की बात क्या है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, 15 डिग्री पे करंट दे दी, तो भैया 15 डिग्री पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ओम्स लॉ जिंदाबाद। आर बराबर वोल्टेज 200 है, करंट 10 है, रेजिस्टेंस आ गया। टी डिग्री पे करंट बाद में कितनी हो गई? 5, रेजिस्टेंस निकाल लिया 40। तो अब आप बताओ 15 पे 20 और टी पे 40 है, क्या कहीं भी 27 डिग्री है क्या? अगर 27 नहीं है तो बताओ रेफरेंस कौन होगा? 0। ये देखो, माना रेफरेंस टेम्परेचर 0। इस बात को दिमाग में बैठाइए, यही गलतियां होती हैं। रेफरेंस या तो 0 लिया जाता है मोस्टली, और अगर जिस प्रकार एनसीईआरटी में कहीं 27 लिखा हुआ है, कल भी हमने 2 सवाल करे थे, तो 27 को क्या मान लिया जाता है? रेफरेंस। ये देखो, माना रेफरेंस टेम्परेचर कितना है? 0, उस समय रेजिस्टेंस कितना है? आर नॉट। कितनी बार इक्वेशन बनाएंगे? 2 बार। एक बार कितने डिग्री पर? 15 पर। एक बार 15 पे, एक बार टी पर। दोनों को डिवाइड किया, सॉल्व किया, अल्फा भी रख दी, अल्फा दे रखा है इसमें, अल्फा रख देंगे, एग्जैक्ट पूरा सॉल्व हो रहा है। 234 से 234 पूरा कट रहा है, वैल्यू ऐसे ही सेट की गई है, पूरा कैंसिल हो रहा है। 234 प्लस 30, एग्जैक्ट आंसर आएगा 264। अच्छा सवाल है, नीचे जगह है, चाहे तो आप हल्का हल्का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए ताकि ये सवाल ध्यान रहे। 2 बार इक्वेशन बनेगी, ये सवाल और पिछला सवाल मुझे तो एक ही लग रहा है। देखिए, इसमें पहले उसने अल्फा निकलवाया, इसमें अल्फा की निकलवाया नहीं है, अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है। देख लीजिए ध्यान से,
अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करिए, नहीं तो ऐसे रोज बैठना पड़ेगा। बैठना बड़ा खराब लगता है। अब 20 मिनट हो गया बैठे हुए हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? घर पे आपने पढ़ा ही नहीं ईएलपी। तो नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे रोज बैठना पड़ेगा। 100 लेक्चर ऐसे बैठना बड़ा भारी काम है। तो रोज पढ़कर आओगे ना तो मजा आएगा कि अरे यार टास्क दे रखा है, होमवर्क करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, ईएलपी लानी है। फिजिक्स इसी से इंप्रूव होगी, क्योंकि केमिस्ट्री बायो का स्वभाव अलग है। आते ही नोट्स बनाने चालू हो जाते हैं अपन। यहाँ ऐसा नहीं चलता ना भाई। इसलिए रोज ऐसा बैठना बड़ा भारी काम है फरवरी तक। इसलिए ज्यादा बेहतर है होमवर्क करें, क्वेश्चन करके लाएं। हम भी तो कर रहे हैं। ईएलपी 3 देखो आप पूरी करके लाएं एक सवाल। एक काम चोरी नहीं है। और फरवरी तक करूंगा सारी ईएलपी, आप देखना। आप भी करो ना यार, काम चोरी क्यों करते हो? नहीं करोगे मजा आएगा, आपको खुद को लगेगा 30-40 दिन बाद यार 400-400 सवाल कर लिए हैं, मजा आ रहा है फिजिक्स में। चीजें आपको क्लिक करने लग जाएंगी। ईएलपी कर ली, आज का होमवर्क करिए। जेई मेन के 1 से 22 कल भी दिया था, आज फिर देता हूं। आप वो क्वेश्चन करके देखो, आपको लगेगा यार इतने आसान आसान सवाल आ रहे हैं, एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। 2023-2024 के सारे जेई मेन के हैं। आज उनके सॉल्यूशन डालूंगा मैं, ताकि आप देखें कौन कौन सा सवाल आपका अटक रहा है। एक्सक्लूसिव करें 2 घंटे देकर। एक स्पेशल असाइनमेंट दिया है आपको, उसमें सारे के सारे सवाल किसके हैं? जेई मेन के हैं। उसको करिए 1 से 22। 10वां बताइए, 10वां भी स्टार लगा के रखिए। अच्छा सवाल। सबसे पहला बताइए, कर्व किसके बीच में है? आई और वी। पहला बताइए, आई और वी का स्लोप आर या 1/r? 1/r। देखो कैसे सोचना चाहिए, ये देखो कैसे सोचा जाता है। वो मैं स्टेप लिख रहा हूं। ये वाले स्टेप किताबों पे गूगल पे नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आते हैं। ये वो स्टेप हैं जो अपना दिमाग सोचता है। सबसे पहले आईवी कर्व, आईवी कर्व का क्या देता है? स्लोप 1/r। ये आना चाहिए। देखते ही बताइए कौन सा स्लोप ज्यादा है? फिसल पट्टी बढ़िया 1 या 2? 1 की फिसल पट्टी बढ़िया है। ये देखिए ज्यादा स्लोप कर्व 1। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, देख कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ज्यादा स्लोप मतलब रेजिस्टेंस कम, मतलब R1 कम। रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर भी कम। R1 कम है इसलिए T1 भी कम होगा। आंसर आ गया, T1 इज लेस देन T2। ये सटीक एक्सप्लेनेशन है, जैसा दिमाग को एकदम चाहिए, एकदम खटाक। कि सबसे पहले करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज का स्लोप 1/r। स्लोप किसका ज्यादा? 1 का। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब 10 मिनट रुक रहा हूं। ईएलपी नंबर 3 देख लो, 1 से 10 आज की डेट डाल लो और देख लो कोई सवाल में डाउट हो, कोई लैंग्वेज नहीं आ रही हो, कोई करेक्शन हो। 100% एक एक सवाल आना चाहिए। आराम से तसल्ली पूर्वक देख लो। आज के ऊपर डेट डाल दो। ईएलपी नंबर 3 24 तारीख को डिस्कस हो गई है पूरी। 10 सवाल को देख लो। जो अच्छे अच्छे सवाल है उनको टिक लगा के रखो रिवीजन के लिए। 10 के 10 रिवीजन नहीं करने हैं। एक दूसरा रिवीजन करने के लायक सवाल है, एक ग्राफ वाला सवाल, रो वर्सेस टेम्परेचर एनसीईआरटी का, और एक है 9 नंबर एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। इतने निशान लगा के रखो ताकि रिवीजन करते समय बहुत सटीक माहौल रहे कि क्या क्या रिवाइज करना है। बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है भाई, कि अंत में जाके मैं क्या पढ़ना है मुझे, वो अभी से चीजें तैयार होती रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। एक एक सवाल पे काम करिए। हाँ, कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना। करंट वोल्टेज जो भी कांस्टेंट करना है। आ, बोलो क्या कांस्टेंट करूं? करंट आ जाएगा, लो।
तो ये वोल्टेज कम है, करंट कांस्टेंट है, तो V बराबर IR। इस पे वोल्टेज कम है तो इस पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, सही है ना। इस पे रेजिस्टेंस कम होगा, R1 कम होगा, R1 कम ही तो आ रहा है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, सटीक। चलिए, एनी डाउट ELP नंबर 3? ठीक है, वही वापस वही सेंटेंस, एक ही शब्द जो एंड तक चलेगा। होमवर्क ही बचा सकता है और कोई जुगाड़ नहीं है। आप ये बात जब समझ लेंगे तब मामला क्लियर हो जाएगा, केवल होमवर्क ही बचाएगा बस। ये देखिए, जीतेगा वही जो रोज होमवर्क करेगा, और धीरे धीरे होमवर्क करिए। अचानक से सब्जेक्ट नहीं सुधरता, आप सोचो एकदम से चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा। पर यह बात तय है, आप रोज पढ़ोगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, रोज आप सवाल कर रहे हो, आपको खुद को लगेगा सर मेरी क्वेश्चन को लेकर अप्रोच बहुत बढ़िया हो रही है। जब 8 लेक्चर हो जाएंगे, आज छठा लेक्चर है, 8 लेक्चर होने के बाद एनसीईआरटी दूंगा, वो एनसीईआरटी आपको करके लेकर आनी है। धीरे 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 15-18 दिन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सर अब मेरी सवाल को लेकर अप्रोच बन रही है। वो बनानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा। चलिए हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज 10वीं क्लास चलेगी पूरा, सीरीज और पैरेलल। तो बहुत आज का लेक्चर आसान है, इनफैक्ट अगले तीनों लेक्चर बहुत कंफर्टेबल हैं। चैप्टर अब आसान मोड में आ चुका है, दिक्कत नहीं है। हैंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आराम से रख ले, यहाँ पर, यहाँ रख, यहाँ रख। अच्छा ऊपर ही रखना है तुझे, तो नीचे बैठ जा फिर। हैंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब चैप्टर बहुत आसान फेज में जा चुका है, तो जल्दी समझ में भी आएगा, सबके पढ़ा हुआ है। पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो आराम से सुनना, पूरा फोकस करो। जितना फोकस कर लोगे ना, तो मैक्सिमम बातें क्लास में क्लियर हो जाती हैं, उससे क्वेश्चन करने में थोड़ा और अच्छा आनंद आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो बोर्ड पे देखिए, आपसी गप्पे बंद करें, लेक्चर आसान है। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। या तो आप देखकर पता लगाएं, जिसे बोलते हैं विजुअल मेथड, देखते पता लग जाता है तीनों क्या है, सीरीज। दूसरा तरीका, यहां से करंट निकली, ये करंट निकली, करंट के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो अगली अप्रोच, अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम है, अगर तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है, इसका मतलब तीनों किस में है, सीरीज। तो सीरीज की दूसरी पहचान, करंट क्या होनी चाहिए, सेम। ये जो वोल्टेज है, इस पर अलग आएगा, इस पर अलग आएगा, और इस पर अलग आएगा। क्यों सर वोल्टेज क्यों अलग अलग आएगा? V बराबर होता है IR, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो सब पे वोल्टेज का ड्रॉप भी अलग अलग होगा। अब ये जो V था, ये कितने भागों में टूटा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ लगा दीजिए, मजा आ जाएगा। V बराबर IR, IR, R नहीं R1, IR2, IR3। गौर करिए, मैंने I पर 1 2 3 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? कांस्टेंट है, सबको आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब 10वीं क्लास में है। और यहां आ जाएगा IR इक्विवेलेंट, I कट गया, R इक्विवेलेंट। बताइए सीरीज में फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो, N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस किस में लगे हो, सीरीज में, सोच के बताइए क्या आंसर आएगा। अगर 2 होते तो R प्लस R 2R, 3 होते 3R, 15 होते 15R, N है NR।
तो बना लीजिए, आराम से सोच समझ के करिए, आसान टॉपिक है, 6 सवाल बनते हैं, आराम से 6 सवाल करंट कैपेसिटर के सही हो जाते हैं। एक एक टॉपिक पर मेहनत करनी पड़ती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पेन चलाइए फटाफट। धीरे धीरे अपने आप में बदलाव करें। पहला बदलाव करना है, ELP बुकलेट रोज लाएं, होमवर्क रोज करें, क्लास का माहौल ऐसा बनाइए कि यार सब होमवर्क कर रहे हैं, फॉर्मूले सबको याद हैं, एनसीईआरटी जब दी सब एनसीईआरटी करके आ रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है। सारा खेल एटमॉस्फेयर का है और उसमें हम सबका अपना इंडिविजुअल योगदान है। इंडिविजुअल योगदान कैसे? सब अपना अपना होमवर्क करें, अपना अपना फॉर्मूले अपन याद करके आए, सबके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो हमें पढ़ने के लिए और इंड्यूस करता है कि यार और पढ़ो, यार सब पढ़ रहे हैं। बनाइए माहौल, माहौल अपने ऊपर सेट होता है कि हम उसको किस तरह से अपने फेवर में कर सकते हैं। सोच की बात है, क्योंकि बहुत लंबा हमें पढ़ना है और बिल्कुल एक बार मामला सेट कर लेंगे क्या करना है, चीजें अच्छी चलती है। तो बताइए, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आंसर कितना? NR। नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। 10वीं कक्षा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी में एक आता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, ये बहुत काम आएगी और कैपेसिटर तक काम आएगी। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक क्या कहता है ये, आराम से आप इसको समझिए, बहुत काम आएगी। बल्ब के सवालों में कैपेसिटर तक काम आएगी। ये क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, हेडिंग डालिए वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। देखें, अब सर्किट को थोड़ा सा बोलिए, विजुअल मेथड प्रैक्टिस। सीरीज पैरेलल आप सभी ने पढ़ा है, सवाल होना नहीं होने का अंतर है, केवल प्रैक्टिस। 20-30 सवाल से काम नहीं चलेगा, यहाँ 70-80 सवाल करने पड़ेंगे सीरीज पैरेलल के, तब जाके आपको पता चलेगा क्या लगाना है। कुछ विजुअल से सॉल्व होते हैं, कुछ पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना पड़ता है, किसी में सिमेट्री लगानी पड़ती है, किसी में इनपुट आउटपुट सिमेट्री लगानी पड़ती है। तो अलग अलग मेथड है। तो प्रश्न देखते 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 क्लिक करेगा कि कहां कौन सा मेथड लगाना चाहिए। चलिए बोर्ड पे सभी देखें, सबसे पहले नजर में बताइए सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज या पैरेलल? इसका मतलब करंट तो बताओ डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? वोल्टेज। इसलिए देख हेडिंग क्या है, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। अब मुझे चाहिए R1 पर वोल्टेज, R1 के अक्रॉस वोल्टेज। तो तरीका होता है कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज। सर ये ट्रिक कहां से आ गई आशीष सर, ये क्या किया आपने? ये मैंने रेशियो में डिवाइड किया है, जो हम बचपन में पढ़ते थे। कुल रुपया है 100, राम और श्याम में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो याद है आपको, 6 क्लास में बताते थे। तो राम का पैसा बताइए, तो आप कहते थे राम का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू कुल रुपया। याद आया? ये कहलाता था पार्टनरशिप वाले सवाल, रेशियो में कैसे पैसे को बांटा जाता है। सेम सर, ये ट्रिक कैसे डेवलप हुई, इसके पीछे का विज्ञान बताओ। अब मैं आपको विज्ञान बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ओम्स लॉ, V बराबर IR। सीरीज में क्या सेम? I सेम। तो वोल्टेज किसके रेशियो में बढ़ता है? R के रेशियो में। वोल्टेज किसके रेशियो में बटेगा? अब मान लो मुझे R1 पे चाहिए, तो R1 अपन दोनों का सम
इंटू कुल रुपया V। बताइए R2 के अक्रॉस चाहिए, R2 के अक्रॉस चाहिए, कोशिश करिए कैसे बांटेंगे। R2 पे चाहिए तो R2 बटा दोनों का सम इंटू कुल वोल्टेज V। लिखने की कोशिश करिए। तो इसे बोलते हैं वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वोल्टेज का बंटवारा। पार्टनरशिप वाले सवाल करते हैं, वही मैंने अप्रोच लगाई है। राम का पैसा चाहिए तो राम का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू कुल रुपया। लिख लें। एक छोटा सवाल करके देखते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक है 40 ओम, और आपने बैटरी लगा रखी है 200 वोल्ट की। अब आपको पूछा है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है। 10 पे चाहिए, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो मौखिक करने लग जाएंगे। मौखिक करने के लिए 15 सवाल की प्रैक्टिस चाहिए बस। 10 पे चाहिए तो क्या लिखोगे, 10 के अक्रॉस जिस पे चाहिए वही वाला डिवाइडेड बाय दोनों की सम इनटू कुल वोल्टेज 200। कितना आया बताओ, 10/50 इंटू 200 तो कितना वोल्ट, 40। जब एक पर आ जाता है तो भाई दूसरे पे क्यों निकालना होता है, सीधा आ जाएगा। 200 में से 40 रुपए इसने ले लिए तो इसके पास 160 आएगा। दूसरा क्यों निकालते हो, होशियारी से देखो ना। जब एक पर आ गया तो दूसरे पे तो 160 वोल्ट आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगली हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब खुद डायग्राम बनाए, करा हुआ है हमने, आराम से सोचिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 3, R1 R2 R3, ये लगाई आपने बैटरी V वोल्ट। यहां से करंट आएगी, करंट आके रुक गई, कितने रास्ते हैं, 3। इसका मतलब यहां करंट सेम नहीं होती। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, किसी को भी समझाना है 5 साल बाद 10 साल बाद भी हमेशा याद रहता है कि डायग्राम देखते ही, अरे सर करंट सेम कैसे जाएगी, करंट के पास तो कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो ये अंतर है, सीरीज में आई सेम रहता है जबकि पैरेलल में आई सेम नहीं होता। तो क्या सेम रहता है यहाँ,
वोल्टेज। अब रटा हुआ तो है वोल्टेज सेम रहता है, कारण क्या है, वोल्टेज क्यों सेम होता है, वो देखें तरीका। मैंने इसको माना 0 वोल्ट, क्या माना इसको, तो यहां से चलिए आगे, 0 से इधर गए तो कितने रुपए हैं V, तो यहां कितना वोल्ट होगा पता है V। सर समझ नहीं आया, ये बैटरी है, बैटरी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई आपने, V वोल्ट की। इस दोनों बिंदुओं के बीच में बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या V आ रहा है क्या। अब सोचिए ये 0 है, ये सीधा वायर है, तो ये भी 0 वोल्ट, ये V है तो ये भी V वोल्ट। अब आप देखो ये वाला किसके बीच में कनेक्टेड है, इसका एक सिरा V, एक सिरा 0, पोटेंशियल डिफरेंस V। R2 बताइए, एक सिरा V, एक सिरा 0, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस V, इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं ये V इस पर भी जाएगा, ये V इस पर भी जाएगा, और यही V इस पर भी जाएगा। ये बहुत पॉपुलर बातें हैं। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, ये V वोल्ट तीनों पर V V V डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर होगा। अब I करंट के कितने पार्ट कर दिए आपने, 3 पार्ट, यहां I1 गई, यहां I2 गई, और यहां I3। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सीधा लिख सकते हैं 1/R का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चाहे तो डिराइव भी कर लें, कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। डेरिवेशन देख लो, करंट कितने भागों में डिवाइड हो गई, 3 भागों में। ओम्स लॉ लगा दीजिए, I बराबर V बाय R, तो V बाय R1, V बाय R2। सोच के बताइए V पर 1 2 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि V क्या है, सेम। बड़ा बड़ा लिखिए, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। छोटी छोटी बातें हैं, सारी 10वीं क्लास है, पर लिखना पढ़ना सब जरूरी है, एक भी बात छोड़नी नहीं है। डेरिवेशन भी देखें, कॉन्सेप्ट भी समझें। कॉन्सेप्ट डेवलप करते चलेंगे, दिक्कत आएगी नहीं, पढ़ा हुआ रहता है, अच्छा लगता है कि हाँ सर ये सब आता है, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसको एकदम अच्छा बना लो। पॉइंट्स क्लियर रखो, सीरीज पैरेलल, सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहां कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए, करंट, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो सेम है। क्या आगे बढ़े, नीचे लिखिए, करंट डिवीजन टेक्निक। थोड़ा सा हाथ तेज चलाइए, फटाफट फटाफट लिखें, करंट डिवीजन टेक्निक। करंट डिवीजन टेक्निक। अब बगैर पेन चलाए थोड़ा सोचो, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। टॉपिक का नाम है करंट डिवीजन, सोचो हिंदी में किसको बांटना है। अब बताओ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे या पैरेलल में, सीरीज में हो नहीं सकते, सोच सीरीज में अगर होंगे तो करंट सेम रहेगी ना यार। तो ये बेसिक अंतर है जो दिमाग पे, अच्छा यार करंट डिवीजन बोल रहे हैं गुप्ता सर, इसका मतलब पक्का पक्का रेजिस्टेंस किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगा के क्या करूंगा, सीरीज में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट ही, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहती है। कुछ फंडामेंटल्स पे काम करिए, बिल्कुल आड़े कट रटिए मत, कि जैसे ही आपने करंट डिवीजन बोला तो दिमाग सोचे, अच्छा अच्छा करंट बांटनी है तो रेजिस्टेंस को किसमें होना पड़ेगा, पैरेलल में होना पड़ेगा। ये R1 और ये R2, कितनी करंट आई, अब I करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, मान लो यहां गई I1, अब मुझे I1 निकालना है, R1 में बहने वाली करंट,
अब तरीका क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आंखें खोलकर, जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, अपॉन दोनों का सम। ये मैं अगले 20 दिन तक काम में लूंगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। मैंने वाक्य क्या बोला, जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा। R1 में चाहिए, लिखा कौन सा है सर, ऐसा क्यों सर, कारण बताओ, देख ले। V बराबर IR, I बराबर V बाय R, पैरेलल में तो V, तो बताओ करंट R के डायरेक्टली है या इनवर्सली है, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब अगर 1 में चाहिए तो 1 नहीं 2 लेंगे, इनवर्स 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 रेशियो में। जबकि वो देखिए आप क्या आया था, डायरेक्ट। अंतर समझिए, डायरेक्ट R1 पे चाहिए तो R1 ही ऊपर लिखा, R2 पे चाहिए तो R2 ही ऊपर लिखा, जबकि यहां क्या चल रहा है, इनवर्स। कोशिश करिए, R2 में करंट चाहिए तो क्या होगा, R2 में करंट चाहिए तो क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये सब इतने बेसिक तरीके हैं कि जो आपको हमेशा आने चाहिए, इनका रिवीजन नहीं चाहिए, ऑलवेज तैयार कि जब भी करंट बांटना है, अच्छा जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली काम आते जाएंगे, खट 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 आपको आने चाहिए। जिसका बैकलॉग है भैया निपटा लो, अभी शुरू किया है सिलेबस, ईएलपी नंबर 1 2 3 हो चुकी है, पीछे पढ़कर तीनों ईएलपी सॉल्व कर लो, टेलीग्राम पे सॉल्यूशन अपलोड है, डाउट पूछ लो, डिस्कस कर लो। कोशिश करो बैकलॉग ना रहे, नहीं तो दिसंबर जनवरी में आके वही समस्याएं होंगी। इसलिए जब हमें पहले से पता है तो हम उनको साथ में मैनेज करते हुए चलें। चलो 4 ओम में करंट चाहिए, बताओ कैसे निकालेंगे, 4 ओम में पूरा लिखो, 4 ओम में करंट जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, 6 बटे दोनों की जोड़ इंटू कुल 15, कितना आया, ये 15, 5 का पाड़ा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 एम्पियर। सोचिए जब ऊपर 9 आ गई तो नीचे जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, सीधा लिखें कितना 6। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते चलेंगे तो और मन खुश होता है, हाँ यार ऊपर रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा है। विज्ञान पढ़ रहे हो ना यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, आंख बंद करके क्या सॉल्व करते रहते हो, ऊपर रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा है, नीचे रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते जाओ, उससे आइडिया रहता है, मन खुश रहता है कि हाँ बिल्कुल चीजें चल रही हैं। तो ये दो बेसिक तरीके, एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लिखिए हाउ टू कैलकुलेट, हैंग डालिए, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेथड 1, मेथड 1 विजुअल मेथड, विजुअल मेथड, विजुअल मेथड का मतलब सर्किट देखकर ही पता चल जाता है
कौन सीरीज है, कौन पैरेलल। और ये पता चलेगा प्रैक्टिस से। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपका विजुअल इंस्पेक्शन तगड़ा होता जाएगा। देखते अब बताओगे सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। जैसे एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूं आपको, बहुत फेमस क्वेश्चन है वो। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, सारे रेजिस्टेंस आर 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 मान लिए। किन्हीं दो किनारों पर आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ अक्रॉस ए एंड बी। अब विजुअल मेथड क्या कहता है, विजुअल कहता है आंखों से देख के पता लगाना कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। आप देखिए जिन बिंदुओं के बीच में आपको इक्विवेलेंट चाहिए वहां पे आपने एक इमेजिनरी मन से क्या लगा दी, बैटरी। सभी लोग बोर्ड पे देखें, 8-10 सवाल सुनोगे, तरीका देखोगे तो दिमाग चलने लग जाएगा। करंट निकली, करंट यहां आके रुक गई। एक रास्ता ऊपर है और एक रास्ता, पर जो करंट ऊपर चली गई मेरे बच्चे उसकी मजबूरी है, उसको इसमें से जाना ही पड़ेगा। सोचो, जो करंट इस ब्रांच में चली गई उसको तो इसमें जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज हो गए, क्योंकि करंट क्या है, सेम। तो ऊपर वाले दोनों हटा दिए और आपने लगा दिया ऊपर आर प्लस आर टू आर। ये आर तो है ही सही, और ये बिंदु भी ए और बी दिख ही रहे हैं। ये धीरे धीरे आ जाएगा, कहीं कोई ऐसी नहीं है कि आप परेशान हो, आराम से। ये करंट आई, जो करंट ऊपर गई वो उन दोनों में जाएगी, आर प्लस आर टू आर। पूरा लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, सीरीज। अब टू आर और आर किस में हो गए, पैरेलल में। तो बताइए क्या करें। बच्चों वाला तरीका तो ये है, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2R प्लस 1/R, एलसीएम 2R, 1 प्लस 2, उल्टा कर दीजिए 2R/3। ये बच्चों वाला तरीका है। अच्छा तरीका ये कहता है पैरेलल में अगर दो हों तो सीधा याद रखें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सब देख रखा है आपने, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा। आपने कहीं से भी कोचिंग करी है, ये सारी बातें हर जगह पढ़ाई जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कॉमन है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया करेंगे, बस सिस्टमेटिक करें ताकि हम उसको अपने नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पहला कितना है 2R, दूसरा R, नीचे 2R प्लस R, तो 2R R अपॉन 3R। आंसर कितना 2R/3। मेरा मानना ये है ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इस पर आइए धीरे धीरे। ये थोड़ा सा लेंदी है, नन्हे मुन्ने वाला बच्चा तरीका है, एलसीएम लो, रेसिप्रोकल करो फिर आंसर आएगा। इसको पसंद करें। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तुरंत बोलो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तुरंत ऐसा ही सवाल बिल्कुल उसका भाई मैंने पास में और बनाया है, सोच के देखिए। तुरंत उसका भाई मैंने पास में एक और बनाया है, वो सोचिए, खुद करिए। कितना आंसर 3R/4। बताइए कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। क्या ये ऊपर वाले तीनों सीरीज में होंगे, क्योंकि जो करंट यहां आ गई
उनको इन तीनों में जाना पड़ेगा। विजुअल मेथड यही है, विजुअल देख देख कर, प्रैक्टिस कर करके आंखें बताएंगी कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे समझने की। करंट ए से आई, ए पर आके रुकी, ऊपर का रास्ता है, तीन रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, आर आर आर, कितना 3R, 3R और आर किसमें, पैरेलल में, कितना देगा 3R/4, करके देख लो। ये तीनों ऐसे पूरा लिखो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो ऊपर वाले तीनों सीरीज आर 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 3R, नीचे वाला आर, 3R और आर पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़े बड़े होइए, अब देखो मैं सीधा लगा रहा हूं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3R R अपॉन 4R, आंसर 3R/4। बोलिए। अब इसी का एक अच्छा सवाल बनाता हूं जो अभी 2024 में आया, नया सवाल था। अगर आप लाए हैं तो खोल लीजिए, नहीं तो मैं लिखवा रहा हूं। जेई मेन वाला जो असाइनमेंट है उसमें सेक्शन सी का तीसरा सवाल, सेक्शन 3 का तीसरा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, 2024 की परीक्षा का है, जेई मेन का। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेक्शन सी का तीसरा, नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स, असाइनमेंट का सेक्शन सी ऑफ अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन of uniform wire of resistance R would be n-1 R upon n square, n-1 R upon 2n-1, n square R upon n-1। अच्छा और समझने वाला सवाल। अब पता है अप्रोच ही नहीं आएगी अगर आपने इस तरह के सवाल नहीं करे हुए ना। आपने खूब अच्छा पढ़ा हुआ है पर नए सवाल नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। अरे त्यागी जी क्या खा रहे हो? चल चल, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? ऐसे काम चलेगा नहीं वाला, करियर खराब नहीं करना ऊपर रहे दिवाली के फिजिक्स साफ है, बढ़िया। आपसे कर रहे हैं, टीचर से कर रहे हैं, विकेट मत कर, मेरे से तो खरीद ली। अब भगवान से पढ़, कौन है बाबा? एसटी सर, परवेज खान सर, सिकंदर सर, परवेज खान जैसे पूरी एसआरजी पढ़ ली। इनसे अपन तो काम चल रहा है। अभी करंट पढ़ रहा है आप, मतलब ये कैसा है कि पूरा एक बार सिलेबस टीचर से गुजरता है वो। हाँ जी, चलें क्या आगे? अब क्लिक नहीं कर रहा, क्या होगा? इसलिए पिछला सवाल कराया जिससे आपको डेवलप हो कॉन्सेप्ट देखना। क्यों वो दो सवाल कराए गए? हाँ यार, ये ट्राइंगल था, ये स्क्वायर था, ठीक बात। ट्राइंगल में भी हमें दो कोने पे पूछा था, स्क्वायर में भी कोने में पूछा था। कॉन्सेप्ट डेवलप करना, मतलब ये सवाल समझ में आ गया, आपकी लॉटरी है आज। ट्राइंगल में तीन होते थे,
ऊपर आया 2r और फिर नीचे कितना आया बचा हुआ r, किसमें आए पैरेलल। कोशिश करना, स्क्वायर में कुल कितने होते हैं 4, पर ऊपर कितने थे 3 और बचा हुआ पैरेलल में। अब सोचना पॉलीगन है, पॉलीगन है तो पता है ऊपर पैरेलल में कितने हो सीरीज में n-1 और नीचे वाला r। सर ऊपर से गया सर, वापस देख, वापस देख। ट्राइंगल, ट्राइंगल में बता कुल कितने 3, पर ऊपर वाले सीरीज में कितने थे 2, तो ऊपर कितना आया 2r, एक कम। स्क्वायर में कोशिश कर कितने 4, पर ऊपर कितना आया एक कम 3r। सोच n साइड होंगे तो ऊपर कितना आएगा n-1r और नीचे r। देखो बढ़िया सवाल है, यहां थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर डालेंगे चीजें समझ में आएंगी। ट्राइंगल 3 थे पर 3 में एक कम 2r, 4 थे 4 में एक कम 3r, n है एक कम n-1r। यस और नो? अब बताइए ये दोनों किस में पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला बताओ, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 n-1 इंटू r अपॉन n-1 r प्लस r। तो n-1 इंटू r यहां से r कॉमन ले लो, n-1 प्लस 1, ये कटा ये कटा, तो आंसर आया n-1 r बाय n। ऑप्शन तो है पर आप पीछे देखें तो ये आंसर नहीं। ये क्या गड़बड़ है, ये भी लोचा, इतना आपने दिमाग लगवा दिया, मैं तो 4 क्लास का काम हो गया आज का। वो तो टोटल कांस्टेंट रहता है ना कि आज 4 दिमाग में इतना दिमाग लगाना है क्लास में। अब आपने 4 क्लास का दिमाग एक ही सवाल में लगा दिया, अगली 3 क्लास मेरी फ्री हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, अब क्या परेशानी है? सवाल फिर से देखिए, पॉलीगन बना हुआ है एक ही वायर का और उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है। ध्यान से देखिए, अगर ये R होता पूरा और मैं इसके 3 हिस्से बनाता तो पता है एक के हिस्से में कितना आता R/3 R/3 R/3। वापस सुन, ये एक वायर, मैं इससे कहता स्क्वायर बना तो कहता ले सर स्क्वायर बना दिया। अब बताओ हर के हिस्से में R/4 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 R/4। वापिस सुनो तीसरी बात, ये वायर है ओके, इससे बनाना है तुझे पॉलीगन, पॉलीगन जिसमें कितनी साइड है n साइड है। अब बता एक के हिस्से में R/n 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 R/n, मतलब ये जो छोटा r है वो वास्तव में क्या है R/n। अब रखिए तो r बराबर n-1 अपॉन n और इस छोटे r की जगह R/n। सोचने वाले सवाल है, देखो नए सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना, पिछले साल वाले सारे सवाल कर लोगे फिर क्लास में बैठोगे क्यों कि सर ये तो सब पता ही था। तो हमारी ये जिम्मेदारी है भाई कि रोज 4-5 सवाल 4-5 तरीके आपको नए सिखाएं जिससे दिमाग आपका काम करे। सब वही वही छाप लोगे जो लास्ट ईयर आपने नोट्स में पढ़ा था, फिर मजा ही नहीं आएगा आपको, सर ये तो पढ़ा हुआ है। सोचते हैं थोड़ा कम समझ में आता है, घर जाके फिर पढ़ने की इच्छा होती है, ऐसे ही सीखा जाता है सब्जेक्ट। कितना मस्त सवाल था देखो आप, ये सोचना कि ऊपर n-1 है वो ऐसे नहीं सोचा जाएगा। तो पहले मैंने आपको बेस बनाया, देखो देख ट्राइंगल है, अच्छा ट्राइंगल में 3 होते हैं, एक कम कर कितना हुआ 2r, देखो ऊपर 2r आ रहा है, हाँ सर। स्क्वायर में कितने होते हैं 4, एक कम कर कितना आया 3r, हाँ सर ऊपर 3r है।
पॉलीगन में n है, एक कम कर n-1, तो ऊपर n-1 और नीचे r, ये आपस में किसमें होंगे? पैरेलल में। पैरेलल में लगा लिए, पर पैरेलल में करने के बाद भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने एक का रेजिस्टेंस R नहीं दिया था, टोटल का रेजिस्टेंस कितना दिया था? R। क्या बात समझ में आ रही है? बढ़िया सवाल है, काम का सवाल था, सोचना आना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द current supplied by the battery in the given situation. In the given situation, ये भी उसी तरह का सवाल है। अरे बहुत पूछा जाता है, डायग्राम देखते ही आपको याद आ जाए तो बढ़िया रहता है, इसलिए कराना जरूरी है। बैटरी के द्वारा दी गई करंट पूछिए। धीरे धीरे आएगा। टॉपिक का नाम यहाँ पर हेडिंग देखो कितनी मस्त हेडिंग है, विजुअल मेथड। विजुअल मेथड मतलब होता है आंखों से देख के पता लगाना, और वो प्रैक्टिस लाएगी। 2 सवाल से नहीं पता चलेगा, 50 करने पड़ेंगे, तब आपका विजुअल इंस्पेक्शन तगड़ा होगा। तो उसमें घबराना काहे का, सवाल करोगे, विजुअल मेथड मजबूत होगा। अब बता कौन सीरीज में दिख रहे हैं तुझे, कौन सीरीज में? कोशिश करना, कोशिश वही, यहां से करंट निकली, करंट यहां आके रुक गई, जो करंट गुप्ता सर इस 2 में जाएगी उसकी मजबूरी है, उसको 1 में भी जाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों सीरीज। आएगा ना, मेहनत करेगा तो। मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द बोलना। करंट बैटरी से निकली, ऊपर वाले बिंदु पर आके रुकी, 2 हिस्सों में बटी, जो करंट 2 में गई उसकी मजबूरी है, उसको 1 ओम में जाना ही पड़ेगा। और अगर उन दोनों में करंट सेम है, इसका मतलब वो सीरीज हैं। ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे, 25 बार बोलोगे, अपने आप वो दिमाग में ऐसा मस्त सेट हो जाएगा, देखते ही काम होगा। 2 और 1 3, 2 + 1 3। अब नया सर्किट बनाओ, थोड़ा सा जोर आएगा पर बनाओ। ये 6 ओम वैसा का वैसा, और इन दोनों की जगह कितना आया? 3 ओम। नया सर्किट बनाओ, बैटरी बनाओ, थोड़ा सा जोर पड़ता है पर बनाइए, ताकि बाद में हम समझ सकें। उन दोनों को हटा के कितने ओम आ गया? 3। अब बताओ दोनों किसमें है, पैरेलल या सीरीज? अब पैरेलल की पहचान क्या होती है वो देखो, आपने वैसे बता दिया पैरेलल, एक पहचान और बताता हूं, बहुत देसी पहचान है। दोनों रेजिस्टेंस का एक किनारा एक तरफ और दूसरा किनारा दूसरी तरफ। देखो आप, 6 ओम का एक किनारा एक्स पर है, 3 ओम का भी एक किनारा एक्स पर है, दोनों के दूसरे किनारे वाई पर है। ये किताबी नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप करने पड़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया तरीका, दोनों रेजिस्टेंस का एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ, इसका मतलब दोनों किसमें? पैरेलल। 6 और 3 पैरेलल में कितना देंगे? मौखिक करो, R1 R2 R1 प्लस R2, 18/9 कितना? 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2। करंट पूछी है, ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर IR, V कितना? 4, R नेट 2, तो I 2 है। बताइए क्या बात बन रही है? धीरे धीरे बनेगी, डेवलप। विजुअल मेथड है, समय के साथ डेवलप होता है। अगला लिखिए,
जल्दी बराबर आइए। फाइंड आउट द equivalent resistance between the points P and Q, between the points P and Q। देखिए, ये IIT एडवांस में आया हुआ, बहुत पहले का सवाल है। वैसे तो इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं करा रहा हूं, 2 पार्ट आपको घर पे करने हैं। ELP में दे रखा है। ये P है, ये Q है, ये R है। आपको पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए बिटवीन P एंड Q। अब सबसे जो पहला रामबाण है, सर्किट को जितना आसान कर सकते हो वो करो। जैसे ये दो 10वीं कक्षा का छात्र भी बता सकता है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो पहले इनको सही कर लो। R और R पैरेलल में R/2, R पैरेलल में R/3। अब ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। सबसे पहला तरीका एकदम दिलो दिमाग में सेट कर लो, सर्किट को जितना आसान बनाया जा सकता है उतना आसान बनाइए। जो आपको सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं उनको तो जरूर लगा दीजिए। सबसे बेसिक और देसी मस्त तरीका। अब बताइए किसमें चाहिए P और Q? सर ये क्या मतलब होता है बिटवीन P एंड Q चाहिए? बिटवीन P और Q मतलब है करंट कहां से एंटर करेगी, P से, और लीव कहां से करेगी, Q से। अब बताओ वही सवाल है, कौन से सीरीज होंगे बताओ, कौन से सीरीज होंगे? R/2 और R/3, ये किसमें सीरीज, R/2 और R/3 सीरीज। तो बिटवीन P एंड Q, तो R/2 R/3 सीरीज बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करा क्या किसी ने? कितना आ रहा है? कितना? 5R/6। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल। आराम से कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल। पैरेलल में वही फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R 5R/6 अपॉन R प्लस 5R/6। कठिन नहीं है, पेशेंस और प्रैक्टिस दो चीज मांगता है ये। पेशेंस करेंगे तभी हो पाएगा, 50 सवाल कर लेंगे बहुत जल्दी हो पाएगा, बाकी नया कुछ भी नहीं। ऊपर R 5R/6, नीचे 6 एलसीएम लेंगे तो 6 और 5 11, 6 से 6 कटेगा, R 5R/11 आएगा भाई, 5R/11 आ रहा है क्या? चेक करो, बिटवीन P एंड Q। अब यही सवाल करिए, सेम सवाल केस 2 ला लिए। बराबर आ जाइए, 1 मिनट रुक रहा हूं, थोड़ी सी अभी स्पीड धीमे रख रहा हूं, बराबर आ जाइए। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रश्न को करिए बी पार्ट में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन Q एंड R।
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन Q and R. Calculate the equivalent resistance between Q and R. अब क्या करोगे, ये वाला चित्र वापस बना लो, ये सरल वाला। अब टर्मिनल को कहां कर दो, Q और R में। तो मैं वापस बना रहा हूं, ये था R, ये R/2 आया था और ये आया था R/3। अब मेरे टर्मिनल यहां आ गए। कोई बताएगा अब सीरीज कौन होंगे, अब सीरीज कौन होंगे, R और R/2, ये दोनों सीरीज। तसल्ली से करिए, नया चित्र बनाइए, काम प्रॉपर करिए, घास मत काटिए, घास नहीं काटना है, साफ सुथरा काम करें। अब कौन से सीरीज होंगे, ऊपर वाले सीरीज। अब R और R/2 सीरीज, बड़े बच्चे बनिए, कितना आ जाएगा, R और R/2 3R/2, और ये कितना R/3, ये Q और ये R। अब ये दोनों किसमें पैरेलल है, तो R नेट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3R/2 R/3, 3R/2 R/3, कितना आ रहा है, 3R/, पक्का। ये आया है बिटवीन Q एंड R। पूरा लिखना कहां के अक्रॉस आया है। 1 मिनट ले लो, रुक जाता हूं, पानी पी लो, 1 मिनट का रेस्ट कर लो। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। उसने पता है क्या पूछा था ओरिजिनल, किसके अक्रॉस मिनिमम है। अब घर जाके आपको मैंने किस किस का करा दिया, P और Q में करा दिया, फिर Q और R में भी करा दिया। अब आपको किस में निकालना है, P और R। अब बताइए P और R में निकालेंगे तो कौन सीरीज आएंगे, ये दोनों सीरीज, और इसके साथ तो तीनों के अक्रॉस निकाल सकते हो, और तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। फिर आपको देखना है किसमें मिनिमम आएगा। 2 मैंने कर दिए, तीसरा आपको करना है। क्या बात समझ गए, चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, कैलकुलेट द equivalent resistance between points A and D, A for Agra, D for देहरादून, A and D। डायग्राम बना लीजिए। विजुअल मेथड, धीरे धीरे पता चलेगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, विजुअल से पता चलता जाएगा। अब सर इसमें तो क्या ही पता लगेगा, पता लगेगा ना। सवाल कह रहा है बिटवीन ए एंड डी, इसका मतलब पहले ए और डी में एक बैटरी लगाओ। कितने छोटे छोटे स्टेप हैं, सीखते हैं तो मजा आता है कि सर ए और डी में बैटरी क्यों लगाई आशीष सर, क्योंकि उसने पूछा है कैलकुलेट द
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब देखो एक नई बात, भैया ये 10 ओम बेकार। क्यों सर? ये सर्किट खुला है भाई, करंट आगे जाएगी कैसे? करंट तो क्लोज पाथ में फ्लो करती है, इसमें कोई यूज ही नहीं, ये भी कोई यूज नहीं। ये ऐसे नहीं चमकेगा, जब आप बैटरी लगाओगे तब आपको चमकेगा। हाँ यार, ए और डी में बैटरी लगाई तो ये दोनों तो काम के ही नहीं है, ये दोनों काम के ही नहीं है। अब सीरीज पैरेलल कैसे सोचें? विजुअल विजुअल मेथड। जो करंट 10 में चली गई उसको इस 10 में तो जाना मजबूरी है, दोनों सीरीज। जो इसमें चली गई वो इसमें जाएगी, सीरीज। धीरे धीरे डेवलप होगा, मेथड है विजुअल। कोई फॉर्मूला नहीं लगता, प्रैक्टिस से पता चलता है कौन सीरीज कौन पैरेलल। बात कर सकते हैं, बैटरी लगाई, कहां लगाई, जिन बिंदुओं के बीच में पूछा था ए और डी, पहला स्टेप। दूसरा, आशीष सर ये क्यों खराब हुए? क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए रास्ते का क्लोज होना आवश्यक है। करंट यहां आएगी फिर क्या करेगी? आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब इनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाएगा। अब बताइए, ये 10 और 10 सीरीज में कितना देगा? 20। 10 और 10 सीरीज में 20, 20 और 20 पैरेलल में 10। थोड़े बड़े बनो, 10 10 सीरीज 20। नहीं समझ पा रहे हो, एक चित्र और बना दो, मुझे क्या दिक्कत है? ये लो, ये 20, ये 20 और ये आगे ये वाला 10 और है। ये देखो, ये 10 बना दिया, 10 10 20 बना दिया, 10 10 20 बना दिया, ये वाला 10 बना दिया, टर्मिनल बोल दिया डी ए। काम बढ़िया करो। अब बता, 20 और 20 पैरेलल में है 10, तो ये 10, ये 10 और ये 10। अब बताओ किसमें? सीरीज। जो करंट इसमें वही इसमें वही इसमें, तो आंसर आंसर 30। आराम से कर लीजिए, एक और करके दिखाता हूं ऐसा। विजुअल, दिमाग खुद कह रहा है सर इसकी तो प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई आप फॉर्मूला लगा नहीं रहे हो। आपने मेथड का नाम भी शानदार रखा है, विजुअल मेथड। विजुअल मेथड मतलब देखकर पता लगाना कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। क्या आगे बढ़ें क्या? एक और करके देख, थोड़ा कठिन कराओ सर, जिससे घर जाके पढ़ने का ही मन नहीं करे। चलिए अगला कठिन सवाल लिखिए। अलग अलग तरह के मन में आते ना विचार, यार इतने सरल करूंगा क्या मैं, ड्रॉप कर रहा हूं, कोई बढ़िया कराओ जिससे मेरे पढ़ने का ही मन ना करे। बहुत इतने दिमाग में करें क्या, अलग अलग तरह के विचार आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B. Between points A and B. चलो अब बोर्ड पे देखना, पहले मुझे बनाने देना उसके बाद आप बनाना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने रेजिस्टेंस कहां बनाने हैं।
चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दिखने में कठिन है, पर जैसे आप हल्का सा एंटर करेंगे अपने आप चीजें दिखेंगी, इसलिए आप परेशान मत होइए। कहीं ना कोई क्रक्स होता है सवाल का, बस वो हिट करना चाहिए, और वो हिट करेगा सवालों से। इसलिए कहीं इम्पेशेंट मत होइए, परेशान मत होइए, खुश होके करते जाइए। कोई एक ऐसा ट्रिक होगी जो सवाल को एकदम से हिट कर देगी। चलो सर, ए और बी में बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं है, पर आदत है बैटरी लगा दी। यार एक दिख रहा है सर, ये दोनों सीरीज, यहां से तो कुछ नहीं पता चल रहा। तेरे कितना ही दिमाग लगा ले, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है नीचे, पर यहां से पता चल रहा है। क्यों? सोच, जो करंट इसमें चली गई उसकी मजबूरी है, उसको इसमें जाना ही पड़ेगा। ऐसे सोचिए, दिमाग साथ देगा आपका, चिंता मत करिए, अपना ही दिमाग है। हाँ हाँ, उसमें क्या है, जो करंट इसमें चली गई वो इसमें भी तो जाएगी, मजबूरी है। मतलब गुप्ता सर, ये दोनों भी सीरीज, ये दोनों सीरीज। सोचिए सर, यहां दिमाग लगाओ ना। सर ये दोनों सीरीज कर दूं क्या? जब आप कर रहे हो तो मैं भी तो कुछ कुछ करूंगा। मैं क्या खाली बैठा रहूंगा क्या? भावनात्मक मत होइए, ये दोनों सीरीज नहीं हो सकते, क्योंकि करंट यहां आई, इसके बाद करंट और भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये दोनों बच्चे सीरीज नहीं है। सीरीज की एक ही पहचान है, सीरीज की एक ही पहचान है, करंट क्या होनी चाहिए? सेम। ये दोनों सीरीज नहीं है, क्योंकि करंट आएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो ये बात ध्यान दीजिए। अब बताओ, ये दोनों सीरीज कितना आएगा? 2R। ये वाला R ऐसा का ऐसा, ये R ऐसा का ऐसा, ये 2R, ये R ऐसा का ऐसा, इधर ये R ऐसा का ऐसा, यहां 2R, फिर ये वाला R, फिर ये वाला R, और ये R। देखो मैंने सही बनाया है क्या? वापस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको बनाने में, पर आप बनाइए ताकि आपको बाद में समझ में आए। मैंने बाकी कोई नहीं छेड़े, बाकी कोई नहीं छेड़े, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये दोनों छेड़े, इसकी जगह 2R, ये दोनों छेड़े और इनकी जगह 2R। देख लो आप, और कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये 2R और R पैरेलल। अरे अरे, बोर्ड पे देखो, 2R और R दोनों पैरेलल। क्यों? दोनों का एक किनारा एक तरफ, दूसरा किनारा उसी तरह। ये 2R और R भी पैरेलल। 2R और R पैरेलल में कितना देते हैं? 2R R अपॉन 2R प्लस R, 2R बाय 3, 2R बाय 3। तो ये 2R और R पैरेलल में 2R बाय 3, ये 2R और R पैरेलल में 2R बाय 3, फिर ये ऐसा का ऐसा रह गया R, ये ऐसा का ऐसा रह गया R, ये ऐसा का ऐसा रह गया R। थोड़े से सर्किट बनाने पड़ेंगे, थोड़ा घिसना पड़ेगा। क्या मैं सही बना रहा हूं क्या? ये मैंने 3 वैसे के वैसे रखे, ये
ये देखो 3 वैसे ही, ठीक है। इन 2 की जगह 2r/3, इन 2 की जगह 2r, प्रॉपर बनाइए, कहीं तेज नहीं भाग रहा। सवाल लंबा है, नीट में आने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए करा रहे हैं विजुअल डेवलप हो, कैसे देखा जाता है सीरीज पैरेलल। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तुरंत स्टार लगा दोगे कोने में, ले स्टार, स्टार नहीं होता है ये। आप स्टार की डेफिनेशन ही नहीं जानते कि जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, फुल बाउंस मार रहा है, आओ स्टार लगाएं। जो मास्टर से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टार लगाएं। बाहर मास्टर से पूछा डाउट में और मास्टर ने हवा में ही सॉल्व कर दिया, आओ स्टार लगाएं। मास्टर से पूछ रहे हैं पर मास्टर बच के निकल रहा है, आओ स्टार लगाएं। आपने स्टार की परिभाषा ही की ऐसी तैसी कर रखी है। स्टार का मतलब होता है जो नीट में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएगा, सवाल ही लंबा है। सीरीज पहले तो सोचना ही पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए करा रहे हैं सोचने की शक्ति बढ़े, विजुअल मेथड डेवलप हो। अब बता कौन सीरीज बता, जो करंट यहां गई उसको तो इसमें जाना ही, ये दोनों सीरीज 2r/3 2r/3 4r/3, वो 4r/3 इस r के साथ पैरेलल। मैं बना देता हूं। ये क्या सवाल बड़े काम आते हैं। रात को आपको बेचैनी हो रही हो जाती है कभी कभार, एंजाइटी हो रही है ना, नींद नहीं आ रही, वेरी गुड। देखो आप, तो क्या आप ऐसे सवाल को एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना, आप मस्त चक सो जाओगे, अरे हाँ यार ये है पढ़ाई। तो हम हर चैप्टर में ऐसे 12-15 सवाल जरूर कराते हैं जो अपने आराम से आपको रात के समय काम आ जाए। हॉस्टल में रहते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, है ना, तो उसमें पता होना चाहिए। अब बताएं, ये दोनों पैरेलल, तो बताइए 4r/3 और r पैरेलल में कितना, देखो करा क्या किसी ने, 4r/7। अब कोई बताएगा सीरीज में कौन से वाले, ये दोनों सीरीज, जो करंट इसमें गई वो इसमें जाएगी, तो r और 4r/7 कितना, 11r/7। अब दोनों फाइनली पैरेलल। आप चाहें, मैं तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं नीट में नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। कारण है कठिन नहीं, सवाल की लंबाई। कराने के पीछे कारण आपने 15 मिनट क्यों कराया, विजुअल मेथड डेवलप हो, सीरीज पैरेलल सोचना सीखें, पता लगे। ऐसे सवाल करने के बाद जो हल्के फुल्के सवाल है ना, वो बहुत आसान लगते हैं, अच्छा हाँ यार इसमें तो सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है, ये थॉट रहता है हमारा इन सवालों के पीछे। अब बताओ दोनों किसमें पैरेलल, कितना आंसर आएगा, 11r/18। आज का कोई होमवर्क नहीं है, आज का होमवर्क है अभी घर जाकर मैं 15 सवाल दूंगा, मतलब उसमें बनाऊंगा, टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, उन 15 के आपको डायग्राम बना के लाने हैं कॉपी में। क्या होता है इन सवालों में, पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर आप बनाते हो, समय लगता है। अगर हम ये सवाल 15 घर से लिख के ले आएंगे तो क्या होगा, हमारा समय कम हो जाएगा। आप देखो ना इसमें क्या करना पड़ता है, पहले सारे मैं बना रहा हूं फिर आप सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ ये बना के ले आऊंगा, नीचे 5 लाइन जगह छोड़ दी, ये बना के ले आया 5 लाइन जगह छोड़ दी, तो क्या होगा, अपना समय कम लगेगा। क्योंकि यहां लिखो या घर पे लिखो बात वही है, पर क्लास का समय ज्यादा कीमती है। तो हम क्या करेंगे, मेरे कल के जो लेक्चर के 15 सवाल हैं जो मैं कल लेक्चर में कराऊंगा, वो घर जाकर उसको सिस्टमेटिक जमाऊंगा और वो आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। आपको शाम को वो कॉपी में लिख लेने हैं
और 4-4 5-5 लाइन की जगह छोड़ देनी है। तो 15 सवाल कॉपी में लिख लोगे तो यहां उन 15 सवाल को लिखने का समय अपना कम हो जाएगा, अपन ज्यादा क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। क्या बात ओके है क्या? और उसमें लिखते लिखते अगर आप खुद सोच पा रहे हो तो और भी मजा है कि आप एक बार खुद भी दिमाग लगा के आ रहे हो। क्या पॉइंट क्लियर है? समय बचाने का एक आसान जुगाड़ है, क्योंकि सर्किट में क्या होता है ना, बड़े बड़े सर्किट होते हैं, उनको बनाने में ही समय लगता है। क्योंकि डिजिटल माध्यम आ चुका है तो इसका फायदा उठाइए। 4-5 साल पहले जब व्हाइट बोर्ड था, टेलीग्राम नहीं था, तब तो वही तरीका था, पूरे सर्किट हम बनाते थे, फिर बच्चा लिखता था। पर अब जब माध्यम है तो हमें इसका अपने सदुपयोग लेना चाहिए कि सर 15 सवाल मैं बना के ले आया, मेरा क्लास में आधा घंटा बच गया, अब आप आधा घंटा कोई और सवाल ज्यादा करा दो। तो ये आपसी बॉन्डिंग की बात है कि हम कुछ लिखकर ले आएंगे तो उससे अपना समय बच जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई होमवर्क नहीं है, वो 15 सवाल करके लाने हैं, बना के लाने हैं। और हर सवाल के नीचे 4-5 लाइन छोड़ देना ताकि अपन उसको सॉल्व कर सके।